अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक ये समझ लिया रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, हम लोगों ने ये समझ लिया कि रेजोनेंस कैसे करते हैं। अब मैं आपको रेजोनेंस के कुछ रूल बता देता हूँ कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी आप बड़ा इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने जो पहला रूल आता है वो सुनिएगा। इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर only p orbital electron are shifted, sigma bond electron are not involved in resonance, therefore the sigma bond skeleton will remain same in two resonating structure। रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है। रेजोनेंस में अगर कभी भी डीलोकलाइजेशन अगर होगा, रेजोनेंस में अगर शिफ्टिंग अगर होगी तो ओनली एंड ओनली हु विल शिफ्ट हियर, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा स्केलेटन बिल्कुल सेम टू सेम रहता है। देयर इज नो एनी रोल ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द रेजोनेंस, इफ रोल ऑफ एनी बॉन्ड इन द रेजोनेंस देन दैट इज नोन एज द पाई बॉन्ड। तो इन्होंने यही चीज बोली कि केवल और केवल पी ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। इसकी वजह से हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बार बार अभी रिकॉल करवाया है, रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करेगा बच्चों, रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। आज अगर मान लो मुझे अगर किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया और अगर मैंने इस वाले कंपाउंड का कंपैरिजन अगर इस वाले कंपाउंड के साथ में अगर करा और आपसे अगर पूछा क्या ये रेजोनेंस है, तो ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा पाई इलेक्ट्रॉन है, मेरा पाई इलेक्ट्रॉन इधर से यहां चला गया। आज पाई इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुआ, लेकिन बच्चों आप ये भी तो देखो एटम भी तो शिफ्ट हो रहा है। आज आपके ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, आपके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं एटम की शिफ्टिंग भी हुई। तो ऐसे केस में हाउ यू कैन कंसीडर दिस वन एज अ रेजोनेंस, तो याद रखना दीज आर नॉट रेजोनेंस, ये आपके रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस में एटम्स का मूवमेंट कभी भी नहीं होता। Who will move in resonance? Only pi electron will move in resonance। अगला पॉइंट क्या कहता है सुनना, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वह हमेशा और हमेशा यहां पर रेजोनेंस में सेम रहते हैं। जैसे एक चीज देखिएगा, आपको अगर याद होगा अभी हम लोगों ने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी थी। आपने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी, ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा था और ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा था। जैसे ही जा रहा था तो ऐसे केस में क्लोरीन पर प्लस आया, इधर CH, और यहां पर एक सेकेंड, यहां पर आप लोगों का कौन आया बच्चों, इधर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जैसे अगर इधर आपका डबल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड आएगा और इधर आपका CS2 और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर शिफ्ट हुआ, दो लोन पेयर अभी भी बाकी है। अब नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के पास कितने लोन पेयर हैं। आज अगर आप इस मॉलिक्यूल के पास अगर टोटल लोन पेयर अगर देखोगे तो इट इज हैविंग 3 लोन पेयर। अगर आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर करेक्ट बनाई है ना, तो इसके पास भी लोन पेयर 3 ही आने चाहिए। आज आप देख लो, एक इधर शिफ्ट हो गया था तो ये लोन पेयर की फॉर्म में इधर आ गया, तो ये लोन पेयर की फॉर्म में इधर आ गया, 2 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर। तो आपके पास इसके पास कितने लोन पेयर हैं, इसके पास 3 लोन पेयर है। अगर अपन बॉन्ड की बात करें, एक बॉन्ड इधर है, एक H के साथ बॉन्ड है, 2 बॉन्ड इधर है और 2 बॉन्ड H के साथ है। आज अगर आप बॉन्ड की बात करोगे स्टिल द बॉन्ड्स आर सेम। आज अगर आप देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, इसमें एक पाई बॉन्ड है
अगर आप इसमें अगर देखोगे तो इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। और रेजोनेंस में तो मैं बोल ही रहा हूं सिग्मा का तो कोई रोल ही नहीं होता, वो तो 100% जितने सिग्मा इसमें होंगे उतने ही सिग्मा इसमें होंगे, मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेम, पेयर ऑफ अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन आर सेम, जो अनपेयर्ड पी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी सेम होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया। ऑक्टेट रूल इज नॉट वायलेटेड, वायलेशन नहीं होता है कभी भी ऑक्टेट रूल का, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट रूल इज नॉट वायोलेटेड का मतलब क्या होता है रेजोनेंस में। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं। अगर बाई चांस मैंने आपको एक क्वेश्चन अगर दिया बच्चों ये वाला, ऑक्टेट रूल कभी भी चेंज नहीं हो सकता ना रेजोनेंस में। अब मैंने अगर आपसे बोला क्या आपका यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस करेगा, अब आप लोग क्या सोचेंगे, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट विद द नेगेटिव, लोन पेयर ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या लगेगा, डबल बॉन्ड इज ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव। सो व्हाट यू विल थिंक कि यहां तो रेजोनेंस होगा। अच्छा आप रेजोनेंस करेंगे भी सही। अब आप लोग रेजोनेंस कैसे करेंगे बच्चों, अगर आप रेजोनेंस करेंगे तो आप इस वाले को इधर शिफ्ट करेंगे। जैसे आपने इस वाले को इधर शिफ्ट करा तो यहां पर ये इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच में यहां पर ऐसा बन जाएगा। अब आपको लगता है कि हमने रेजोनेंस करा, लेकिन पता है आपने ऑक्टेट रूल का वायलेशन कर दिया। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आज अगर आप नाइट्रोजन के पास देखोगे ना, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, और एक ये वाला बॉन्ड है। तो अगर अपन यहां पर अगर देखें तो मैंने आपसे क्या बोला, तुम्हारे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 8 है। जैसे ही आपने रेजोनेंस कराया, नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड इधर आ गए, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। बच्चों ये तो ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो गया। नाइट्रोजन कभी पेंटावेलेंट पॉसिबल है क्या, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। अगर नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, आपको लग रहा है ये रेजोनेंस है, लेकिन रियलिटी इज दिस, यहां पर ये रेजोनेंस नहीं है। आप ध्यान रखना, कभी भी ऑक्टेट रूल का वायलेशन आप रेजोनेंस में नहीं करा सकते। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और अगर आपने रेजोनेंस कर कर अगर कभी 10 करने की अगर कोशिश करी तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहां पर कभी भी रेजोनेंस की कोई गुंजाइश नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता। इधर स्पेसिफिकली सेकंड पीरियड की अगर अपन बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर इनकी बात करें, यहां पर ऑक्टेट रूल का फॉलो होना जरूरी है। यहां पर ऑक्टेट रूल को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ऑपोजिट चेंजेस ऑन एडजेसेंट एटम एंड सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम आर केसेस ऑफ हाई एनर्जी, दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो आपने पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद एक के ऊपर प्लस लगा दिया और एक के ऊपर माइनस लगा दिया, और एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस लगाते आप बोल दोगे रेजोनेंस है। अपोजिट चेंजेस ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम पर अपोजिट चेंज करना रेजोनेंस नहीं कहलाता। या अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर सिमिलर चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर अगर आ रहे हो तो ये हमेशा हाई एनर्जी को शो करते हैं, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है। जैसे हम यहां पर अभी चीजों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आज आप देखो,
दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको पता है ये दोनों आपस में रेजोनेंस नहीं है। दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मान सकते। इंटर कन्वर्ट इट मे बी पॉसिबल हो जाए लेकिन इनको आप रेजोनेंस कंसीडर नहीं कर सकते। यहां पर क्यों? क्योंकि आप देखो ना, आपका कार्बन अपनी जगह से मूवमेंट ले रहा है, और मैंने बोला एटम का मूवमेंट तो कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां तो एटम ने मूवमेंट लिया ना, नॉट एक्सेप्टेड, नहीं है ये रेजोनेंस। आज आप देखिए इसमें भी एटम ने मूवमेंट लिया है। आज आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास 3 हाइड्रोजन कैसे हो गए? कहीं ना कहीं एटम ने मूवमेंट शो करा, कहीं ना कहीं इधर का इधर हाइड्रोजन चला गया। आज आप देखोगे इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर गया, फिर ये इधर गया, एटम मूव हो रहा है ना। अगेन एटम मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, सो अगेन दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको ऑक्टेट रूल वाली बात बताई थी ना, सी। यहां पर अगर अपन देखें तो ये कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। तुम्हारे नाइट्रोजन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, नाइट्रोजन के पास कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अपन देखें, मैंने क्या बोला, आपने जैसे कभी इसमें रेजोनेंस ऐसे करा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाए, और ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना ले। ये भी पता है रेजोनेंस गलत है। आप बोलोगे सर क्यों गलत है? देखो, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास केवल 1 पाई बॉन्ड रह गया। पेयर्ड अनपेयर्ड, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। मैंने आपसे क्या बोला था, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी द सेम। अगर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होने चाहिए तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, इधर आपका 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर 1 पाई बॉन्ड रह गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है, इसके पास तो एक भी नहीं है। अगेन दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने आपसे क्या बोला, न तो एटम का मूवमेंट होता है, न नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। अगर आप यहां अगर आप देखो, आपने केवल इस वाले पाई को तोड़ दिया और यहां पर प्लस माइनस बना दिया, ये रेजोनेंस नहीं माना जा सकता। मैंने आपको बोला ना, अपोजिट चार्ज अगर एडजेसेंट एटम पर आ रहे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने इसको प्लस माइनस बना दिया या इसको माइनस प्लस बना दिया तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये आपस में रेजोनेंस नहीं माने जाएंगे, ये आपस में रेजोनेंस नहीं माने जाएंगे। अगर आप कभी रेजोनेंस ऐसा अगर करते हो, जैसे यहां पर अब आप देखना, अगर आपने रेजोनेंस अगर करा तो देखो, आपने इसको तोड़ दिया, एक पर माइनस एक पर प्लस लगा दिया, अब आप इसके ऊपर माइनस लेकर आ रहे हो यहां पर। तो अगर आप ये चीज अगर देखो तो ऐसे केस में ये चीज भी यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई आपके कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, हाउ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल? आपके कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, उसके बाद आप इसके ऊपर प्लस ला रहे हो, नहीं है पॉसिबल। अगेन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हम इसको अगर देखें, आपके पॉजिटिव चार्ज आपके कार्बन पर प्लस माइनस कैसे आ रहा है जब उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं? तो दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये मेरी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं एक्सेप्टेबल है। तो जो ड्यूरिंग द रेजोनेंस अगर हम कभी भी बात करते हैं ना, न आपका कभी एटम मूव हो सकता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, सिग्मा का भी कोई रोल नहीं होता रेजोनेंस में, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑलवेज सेम। आज आप देख लो, यहां पर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन आया तो आपने यहां पर इनको रेजोनेंस नहीं माना, आपने साफ बोल दिया दे आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 पॉजिटिव चार्ज अगर कभी सॉरी पास में अगर आ जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज अगर कभी भी क्लोज आएंगे तो वो हमेशा हाई एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो इतना इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि सिमिलर चार्ज अगर एक दूसरे के क्लोज अगर होंगे, ऐसे केस में वो हमेशा रिपल्शन करेंगे।
पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, और ये मेरी वो कंडीशंस हैं जो कि यहां पर रेजोनेटिंग नहीं मानी जाएगी, ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं मानी जाती। तो हम लोगों ने अब रेजोनेंस को पूरा कंसीडर कर लिया, कब रेजोनेंस होगा, कैसे रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस क्यों होगा, हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। इन चीजों को मैंने बाकायदा आप लोगों को इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझा दिया, हम लोगों ने प्रॉपर एग्जांपल करे, और मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है, कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। हम लोगों ने सारी कंडीशन को डिस्कस करा। सो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर हम अगली वाली बात करें, यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है, आपको इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? जैसे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास में लोन पेयर है। यहां पर अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है। आपको एक ही फिनोमिना फॉलो करना है। क्या फिनोमिना फॉलो करना है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके पास कम होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ऑक्सीजन के पास ज्यादा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगला वाला पाई बॉन्ड अगले वाले के पास। तो आप किस तरीके से यहां पर रेजोनेंस करेंगे? यहां पर अगर आप देखोगे तो हाउ यू विल ड्रॉ, ये वाला बॉन्ड इधर गया तो यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, दो में से एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रहेगा, और ये पाई बॉन्ड को ये एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव, आपने बाकी में कोई चेंजेस नहीं करा, दीज आर एज इट इज। अगली बार में अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये इधर जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। अगली बार आप कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे? आपने ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं करा, वो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाकर आ रहा है, इस वाले के पास में नेगेटिव चार्ज आया और इधर आपका ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अगली बार में ये वाला जो नेगेटिव है, अगर अपन देखें तो इस वाले नेगेटिव को आप इधर बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट कर कर इसको इधर भेज सकते हो। आप अगली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ही आपने अगली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करा तो ये आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, इधर आपका बॉन्ड आ जाएगा, इधर आपका डबल बॉन्ड एन ऊपर माइनस, और इधर आपका ऐसा, और ये वाली चीज ऐसी रह जाएगी। अगर आप इसको वापस रेसिप्रोकेट करोगे तो यहां पर अगर अपन समझें तो आप इसको इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहां पर अगर आप देखना चाहें तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे और ये वापस ऐसा बन जाएंगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आप एक चीज और फॉलो कर सकते हो, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहा है तो वो थोड़ा और आगे जाएगा। तो ऐसे केस में इधर आपका यहाँ पर एक केस और ये ड्रॉ कर सकता हो। हमने यहाँ पर एक केस ये मान लिया बच्चों कि अगर आपने कभी भी रेजोनेंस अगर बनाना है तो आप इस प्रकार से रेजोनेंस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो कि अगर आप देखो यहाँ पर आपका OH इधर प्लस एक लोन पेयर जो कॉमन है वो अंडरस्टूड है ना, कॉमन है। ये वाला बॉन्ड आपका इधर आया, इधर आपका ये बॉन्ड गया, इधर आपका नेगेटिव चार्ज, और नीचे वाला आपका क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा ये। अगली बार में ये इधर जाएगा और ये ओरिजिनल बन जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। हमें कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, इनके अंदर आपको ये चीज समझना है। यहां पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए तो ये वाला बॉन्ड आगे चला जाएगा, आगे जाते ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर यह समझना है कि आप इनमें रेजोनेंस कैसे करेंगे और आप किस प्रकार से इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हमें इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है। हम लोग पिछले वाले लेक्चर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनेगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस होती है और किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कैसे बनेगी, कौन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा कि अब हमें अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखा था।
So again these two examples are there where we have to draw the resonating structures of these molecule. Concept is again same. What the concept you have to follow here, oxygen atom is having the lone pair. Since we know very well oxygen atom is having the lone pair, तो मेरा ऑक्सीजन एटम क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा. जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड आपका आगे चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा. तो आज अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल में यदि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करना चाहेंगे, सो योर ऑक्सीजन एटम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन. Similarly, if we will talk about this example, so how you will draw the resonating structure? Since we know very well nitrogen atom is having the lone pair, since nitrogen atom is having the lone pair, so it will donate the electron pair. As it will donate the electron pair, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकेलाइजेशन होगा, दैट विल गो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट. हमारा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन इस प्रकार से होगा. ये वाला टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से रेजोनेंस होगा, क्या कंडीशंस होती है एंड ऑल दैट. हम लोग अब नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं. हालांकि हमारा रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट बोथ आर द सेम, देयर इज नो एनी डिफरेंसेस बिटवीन बोथ. तो हमको यहाँ पर अब एक चीज के बारे में पढ़ना है बच्चों. जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि आई इफेक्ट इज बेसिकली क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज द प्लस आई इफेक्ट, अनदर इज नोन एज द माइनस आई इफेक्ट. एट द सेम टाइम और अकॉर्डिंग टू दैट मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑल्सो क्लासिफाइड बाय टू टाइप्स. एक होता है प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, एक होता है माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट. आज अगर हम लोग अगर देखें तो ऐसे केस में जो मेरा रेजोनेंस इफेक्ट जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, देखो यहां पर क्या लिख रखा है, व्हेन अ ग्रुप रिलीजेस और withdraw p orbital electron in any conjugated system, then it is called as the M or R effect group and effect is known as the resonance effect or mesomeric effect. अगर बाई चांस आपका कोई भी ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बेंजीन को कंसीडर करा और मैंने मेरे बेंजीन से OH को कनेक्ट कर दिया, या बच्चों अगर मैंने यहां पर अगर बेंजीन लिया और मैंने बेंजीन से यहां पर साइनाइड को कनेक्ट करा, तो इनका क्या कहना है, when a group releases or withdraw p orbital electron in any conjugate system, then it is known as the M effect or R effect. आज आपका जो OH है, whenever your OH is connected with the benzene ring, in that condition now what will happen, now your OH will donate the electron. Since your OH is donating the electron, because it is having the electron pairs, of course it will donate the electron. In a case of the cyanide, we know very well, अब यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, since my carbon is not having the lone pair, in that situation what will happen, अब ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर सकता, so it will withdraw the electron, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा. तो इन्होंने बोला बच्चों कि आपने अगर किसी भी ग्रुप को कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ अगर कनेक्ट कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कि एटलीस्ट वो वाला ग्रुप कहीं ना कहीं अपने इंपैक्ट को शो कर सके, तो या तो वो वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा या वो वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा. इफ अगर वो इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करेगा या अगर वो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ अगर करेगा, तो इनको हम बोलते हैं व्हाट, दीज आर नोन एज द मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्टिंग ग्रुप, and the produced effect will be known as the resonance effect or mesomeric effect. For example, मैंने आपसे कहा था हमारा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को हम दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं. वन इज नोन एज द प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट, अनदर इज नोन एज द माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट. बच्चों प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल शो द प्लस एम इफेक्ट. जैसे आज आप प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर देखो, if you will see the previous example, so what is the task of the OH is showing, OH मेरा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है. आज अगर आप देखोगे तो what your OH is, OH is इलेक्ट्रॉन डोनर. आज अगर हम देखेंगे तो मेरा CN क्या है, my CN is इलेक्ट्रॉन विड्रोअर.
आज अगर मेरा OH अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है और अगर CN इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ अगर कर रहा है, तो द इफेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द OH, OH कौन से इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा? इट विल शो +M और +R इफेक्ट, और CN मेरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, सो इट विल शो -M और -R इफेक्ट। इस प्रकार से हम दो टाइप से ग्रुप को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले +M और +R, +M और +R को कौन शो करेगा? जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा वो हमारा +M +R को शो करेगा। जैसे अब आप देखना, अच्छा क्वेश्चन पता है क्या आता है, ऐसे कौन कौन से ग्रुप होंगे हु विल शो +M और +R इफेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आपने किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ ऐसे ग्रुप को कनेक्ट करा जो कि रेजोनेंस शो कर सकता है, बहुत केयरफुली सुनिए, आज अगर आपने किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ ऐसे ग्रुप को कनेक्ट करा जो रेजोनेंस शो कर सकता है, जैसे मैंने CS डबल बॉन्ड CS2 से CS3 को कनेक्ट कर दिया, तो मेरे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है। आज अगर मान लो मुझे पता है कि डबल बॉन्ड इज ऑल्टरनेट विद द लोन पेयर, इसका मतलब ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस रिप्रेजेंट करेगा। आज अगर ये वाला ग्रुप अगर रेजोनेंस अगर रिप्रेजेंट करेगा, तो अब क्वेश्चन नहीं उठता है किस इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी द डोनर और विड्रोअर। तो आज whenever any group is connected with conjugated system, in that condition अगर उस ग्रुप के पास में लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, a group which first atom bear negative charge और lone pair always show +M और +R। आपने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर कोई ऐसा ग्रुप कनेक्ट कर दिया जिसके पास में लोन पेयर है या जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, तो वह लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ग्रुप will give the electron as it will give the electron, so effect represented by the OCS3 will be either +M और +R इफेक्ट। मेरा यहां पर OCS3 कौन शो करेगा? मेरा OCS3 यहां पर +M और +R इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि मेरा जो ग्रुप है ये +M को शो करेगा कि +R को शो करेगा, तो मैं तो आपसे कितना सा बात कहना चाहता हूं बच्चों कि हमारे को अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर दे रखा है, इवन एनी ग्रुप इज गिवन टू अस, आपको देखना है क्या उस फंक्शनल ग्रुप में जिस एटम से वैलेंसी फ्री हो रही है, अगर उस एटम के पास में अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा तो वह इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप अगर दे रखा है जहां पर वैलेंसी फ्री है, अगर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जहां पर जिस एटम से वैलेंसी अगर फ्री होगी, अगर उस एटम के पास में या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, दैट विल ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट विल ऑलवेज रिलीज द इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड 101% दैट विल शो द +M और +R इफेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपसे क्या बोला, सुनना, ऐसे फंक्शनल ग्रुप, आज अगर अपन ऐसे फंक्शनल ग्रुप की बात करें जहां पर वैलेंसी फ्री है, तो ऐसा ध्यान रखना, दोज एटम, अगर अपन उस एटम की बात करें, दोज एटम विच हैव फ्री वैलेंसी, जिसके पास में अगर वैलेंसी अगर फ्री है, दोज एटम विच हैव फ्री वैलेंसी हैविंग लोन पेयर, अगर उसके पास लोन पेयर हो और अगर नेगेटिव चार्ज अगर हो, तो ऐसे मेरे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे ना, ये +M या +R इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आप देखो, ऑक्सीजन पे वैलेंसी फ्री है,
हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ये प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। NH2 पर लोन पेयर है यहां पर ये प्लस एम को शो करेगा। NH4 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, प्लस एम को शो करेगा। NR2 में लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, प्लस एम को शो करेगा। OH में यहां पर लोन पेयर है, प्लस एम को शो करेगा। OR में लोन पेयर है, प्लस एम को शो करेगा। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, प्लस एम को शो करेगा। बेंजीन के पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, प्लस एम को शो करेगा। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है, प्लस एम को शो करेगा। मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना, आप अगर ऐसे समझ पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है सर वी आर नॉट गेटिंग लाइक दैट, तो एक तरीका और है, आप अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, जैसे आपसे कोई बोलता है दिस फंक्शनल ग्रुप विल शो द प्लस एम और माइनस एम, आप एक काम करो उस फंक्शनल ग्रुप को बेंजीन से कनेक्ट कर दो। बेंजीन से अगर आपने उस फंक्शनल ग्रुप को अगर कनेक्ट करा और कनेक्ट करने के बाद में बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है आपको केवल उसी को देखना है। उसके पास में अगर लोन पेयर है तो प्लस एम प्लस आर, नहीं है तो माइनस एम माइनस आर, दैट्स ऑल। जैसे मैं यहां पर, अब देखो ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, इस O माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है, इस O माइनस की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी O माइनस की ज्यादा है, NH2 की कम है, NHR की कम है, NR2 की कम है, OH OR की कम है, NHCOR की कम है, OCOR की कम है, देन PS देन हेलोजन। ऑर्डर कैसे आया, किसी भी नेगेटिव की तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी न्यूट्रल से तो ज्यादा होगी ना। अगर किसी भी नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी अगर न्यूट्रल से अगर ज्यादा होगी तो नेगेटिव तो आगे आएगा ही सही। अच्छा, नाइट्रोजन आगे आया, ऑक्सीजन थोड़ा पीछे आया, फिर NHCOR क्यों आया। देखो अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 3.0। ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखोगे तो 3.5। अगर ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। विड्रॉइंग टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे केस में यहां पर अगर अपन देखें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो डोनेटिंग कम हो जाएगी, तो नाइट्रोजन वाले आगे आ जाएंगे, O वाले पीछे आ जाएंगे। NHCOCOR को आज अगर अपन बेंजीन की अगर बात करें, मैंने बेंजीन से अगर मान लो NHC डबल बॉन्ड OR जोड़ दिया, और अगर मैंने बेंजीन से अगर मान लो बच्चों NH2 अगर जोड़ दिया, आप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर बारी आएगी तो ऐसे केस में आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर बारी अगर आएगी ना बच्चों, तो पता है इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी रादर देन दिस वन। क्योंकि देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर CO के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, तो बेंजीन में जाने की टेंडेंसी कम होगी। भाई नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है और नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर सकता है। ऐसे अगर अपन केस में अगर देखें तो यहां पर मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि एक तरफ जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो हमारा O माइनस सबसे ज्यादा आएगा ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। NH2 NHR NR2 नाइट्रोजन से जितने बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होते हैं डोनेटिंग टेंडेंसी डाउन होगी। OH OR आएगा, NHCOR आएगा, OCOR आएगा, PH आएगा और हेलोजन आएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन प्लस एम को शो करेगा, जिस फंक्शनल ग्रुप के पास में जो एटम है उस एटम पर अगर वैलेंसी, जिस पर वैलेंसी फ्री है, अगर उसके पास लोन पेयर हुआ या उसके पास अगर क्या हुआ, अगर उसके पास नेगेटिव हुआ तो वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे देखो मेरा OH है, आज अगर अपन देखें तो मेरा OH के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर मेरे OH के पास में अगर लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो मेरा जो OH है ये प्लस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट भी अपन पढ़ चुके हैं, OH जो होगा माइनस I इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस और इंडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर होगा।
आज अगर अपन देखें ये मेरा कार्बन है और ये मेरा ऑक्सीजन है, इन द कार्बन और ऑक्सीजन हु इज हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन। सिंस ऑक्सीजन इज हैविंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई को शो करेगा। लेकिन सिंस ऑक्सीजन एटम इज हैविंग द लोन पेयर, सो इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एज इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल शो द प्लस एम। सो यू हैव टू रिमेंबर, मतलब आपको चीजों को समझना है कि आज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आज अगर मैंने आपको अगर ये वाला एग्जांपल अगर दिया, यहां पर आपका OH रेजोनेंस नहीं कर सकता। अगर इस वाले केस में अगर OH रेजोनेंस नहीं करेगा तो यहां पर तो केवल माइनस आई लगेगा, रेजोनेंस नहीं लगेगा। अगर अपन देखें, आपको देखना है आज कहां पर रेजोनेंस होगा। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो देखो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो अगला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, अगली बार नेगेटिव इधर आ गया, फिर नेगेटिव ये इधर ट्रांसफर होगा तो वो आगे चला जाएगा, अगली बार नेगेटिव इधर आ जाएगा, फिर ये इधर जाएगा तो वो हमारा वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर नोन एज, आज ये मेरे क्या कहलाएंगे? ये मेरे यहां पर क्या कहलाएंगे? दे आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। ये मेरे क्या कहलाएंगे? ये मेरे फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। मतलब आप अगर किसी भी ग्रुप को अगर देखना चाहते हैं, हु विल शो द प्लस एम एंड हु विल शो द माइनस एम, तो इन दैट कंडीशन सिंपली यू हैव टू सी बेंजीन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, यू हैव टू सी ओनली दिस ग्रुप. If it is having the lone pair, will donate the electron. If it is not having the lone pair, will accept the electron. If chlorine is directly connected with the benzene ring, in that condition we know very well chlorine is having the lone pair. Since we know very well chlorine is having the lone pair, so my chlorine will show the plus M effect. और इंडक्टिव इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग. तो कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन की. तो मेरा क्लोरीन जो होगा वो प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. आपको देखना है प्लस एम और माइनस आई को अगर शो करेगा, मतलब एम के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन देगा, आई के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये चीज मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है. आज मेरे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, इसने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा, अगला वाला बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा. जैसे अगला वाला बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी हैविंग द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स न्यूट्रल, इधर बॉन्ड आ जाएगा, अगली बार नेगेटिव आपका इधर आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम पर ये दो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, ये इधर चला जाएगा तो नेगेटिव आपका इधर आ जाएगा, ये आगे जाएंगे वो उधर चला जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, फिर वापस आपका फिनोक्साइड आयन बन जाएगा. तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है? इस मॉलिक्यूल का नाम होता है फिनोक्साइड आयन. दैट इज कॉल्ड एज द फिनोक्साइड आयन. अगर मुझे यहां पर एनिलीन अगर दे रखा है और अगर मैं एनिलीन की अगर बात करूं तो एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है. अगर नाइट्रोजन के पास में अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा. एज इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, इधर वाले कार्बन पर माइनस आएगा. ध्यान रखना, मैंने आपसे एक बात पहले भी बोली है, मेरे नाइट्रोजन के पास में अगर लोन पेयर है, इट डजंट मीन इट इज हैविंग द चार्ज. चार्ज और लोन पेयर अलग चीज होती है. आज मेरा नाइट्रोजन न्यूट्रल ही माना जाएगा. सिंस इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल गेट द पॉजिटिव चार्ज. आज ऑक्सीजन इज ऑलरेडी हैविंग द नेगेटिव, एज इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट विल गेट द पॉजिटिव, ऑलरेडी हैविंग द नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विल बिकम द न्यूट्रल. दैट्स व्हाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरा ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया. तो आपको ये चीजें समझना है. तो आप अगर कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा. आज अगर मान लो एक कंपाउंड अगर मैं आपके सामने अगर और बना दूं और अगर हमें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो, हाउ यू विल ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मैंने आपसे क्या कहा? बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स को देखो. अगर आपके एटम के पास में अगर लोन पेयर है तो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर डोनेट करेगा तो दिस बॉन्ड विल गो हियर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका आगे चला जाएगा. अब जैसे अगर चला जाएगा तो यहां पर क्या होगा? इधर आपके NH इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, CO इधर आ जाएगा, CH3, और नाइट्रोजन विल गेट द पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज.
अगली बार में अब किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जैसे ही अगर गया तो अगली बार में क्या हो जाएगा, यहां पर अगर अपन देखें तो इस जगह पर नेगेटिव आएगा, इधर मेरा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा NH, इधर आएगा CO, इधर आ जाएगा CH3। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ये इधर शिफ्ट होंगे अब हमारा ये क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा NH, इधर आ जाएगा CO, इधर आ जाएगा CH3, इधर आएगा प्लस और इधर आएगा SN। अगली बार में क्या होगा, ये आपका इधर शिफ्ट होगा और ये आपका इधर शिफ्ट होगा। यू विल गेट द आंसर। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव को क्लासिफाई करा था ना इन केस ऑफ द प्लस आई और माइनस आई, according to that we are classifying our mesomeric effect or resonance effect according to two types. First one is known as the plus m plus r, minus m minus r. प्लस एम कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा। हाउ वी विल नो हु विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, आप तो एक काम करो, जिसको भी देखना चाहते हो उसको बेंजीन से कनेक्ट कर दो। आपने उसको बेंजीन से कनेक्ट कर दिया, अगर आपके एटम के पास में अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एम प्लस आर, और नहीं देगा, नहीं दे पाया, उसके पास लोन पेयर नहीं होगा तो माइनस एम माइनस आर। ये मेरे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए। माइनस एम माइनस आर की बात कर लेते हैं। माइनस एम और माइनस आर कौन शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा, बहुत इजी है ना। आज यहां पर अगर हम देखें तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, ये मेरा बेंजीन है, मेरे बेंजीन से CN ग्रुप कनेक्टेड है। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, आपका काम क्या है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम को देखो, मतलब कार्बन को, क्या इस एटम के पास में लोन पेयर है, नो, सिंस इट इज नॉट हैविंग द लोन पेयर, सो व्हाट, इट कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो व्हाट, विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। जैसे इधर चला जाएगा तो अगली बार में यहां पर क्या होगा, देखो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, विल गेट द पॉजिटिव, दीज टू बॉन्ड विल बी एज इट इज, इधर आ जाएगा C, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड और इधर आ जाएगा माइनस। अब इसके पास डेफिशिएंसी है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, जैसे अट्रैक्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर मेरा हमारा आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से अगर होगा तो मेरा आंसर ऐसा हो जाएगा। अगली बार में अब इसके पास डेफिशिएंसी आ गई तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड अगर इधर चला जाएगा तो व्हाट विल हैपन, यहां पर आएगा प्लस बॉन्ड, इधर बॉन्ड, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N पर आएगा माइनस। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर और ये वाला बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे शिफ्ट होगा तो दीज आर नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ सी द नेचर ऑफ CN ग्रुप। मेरे CN का नेचर क्या है, मेरा CN यहां पर अगर देखा जाए तो माई CN इज शोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। आज आप अगर देखोगे तो मेरा जो CN है इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द CN, ये माइनस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर माइनस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस I को भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी अगर बेंजीन से आपने CN को अगर कनेक्ट कर दिया तो CN विल शो माइनस M इफेक्ट एज वेल एज माइनस I बोथ। अच्छा, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा, सर आप बोल रहे हो CN जो रहेगा वो माइनस M भी शो करेगा, CN जो रहेगा माइनस I भी शो करेगा। आपने इसके पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे जहां पर आप बोल रहे थे NS2 हुआ, O माइनस हुआ। ये NS2 की अगर अपन बात करें तो ये जो मेरा NS2 है ये प्लस M शो करेगा, ये जो मेरा NS2 है ये माइनस I भी शो करेगा। डोमिनेटिंग कौन होगा, नॉर्मली डोमिनेटिंग हमेशा M होता है।
अगर आप बोलते हो यहां पर NH2 डोनेट भी कर रहा है और NH2 विड्रॉ भी कर रहा है, तो व्हाट द फैक्टर विल बी डोमिनेटिंग, या वो हु विल बी द डोमिनेटर? आपका यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, M की I? हमेशा याद रखना, मीजोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज गेट्स द प्रायोरिटी ओवर द इंडक्टिव इफेक्ट। मेरा जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये हमेशा इंडक्टिव पर प्रायोरिटी है। अगर मैंने NH2 को किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, and if my NH2 can show the plus M as well as the minus I both, so plus M effect of the NH2 will be dominate over the minus I. उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी माइनस I से ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, हमारा M ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। ये वाली चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अपना यहां पर आता है स्ट्रेंथ। मैंने आपसे क्या बोला जिस यहां पर अगर अपन देखें that atom where valency is free, एक ऐसा एटम where valency is free, अगर हम लोग ऐसे एटम की बात करें जहां पर क्या है, जहां पर where valency is free, जहां पर आपकी वैलेंसी फ्री है, if that atom have double bond, if that atom don't हैव लोन पेयर, अगर उसके पास में लोन पेयर नहीं है, एंड हैविंग वॉट, एंड हैविंग डबल बॉन्ड, ऐसे केस में वो क्या करेगा, माइनस एम इफेक्ट को शो करेगा, या तो माइनस एम या माइनस आर। जैसे आप देखो, अब किसी को भी चेक कर लेना, अगर आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अगर चेक करोगे ना, जिस एटम से वैलेंसी फ्री हो रही है ना बच्चों, वो उसके पास आप गारंटी के साथ लिख कर कह सकता हूं उसके पास लोन पेयर नहीं है और वो डबल और ट्रिपल से कनेक्टेड है। आपको मैं बाकायदा यहां पर एक बार दिखाता हूं, हैव अ लुक। NO2 ऐसा होता है। क्या आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना? अगर अपन साइनाइड की बात करें, जिस एटम से वैलेंसी फ्री हो रही है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, क्या कार्बन के पास लोन पेयर है ना? अगर अपन SO3H की बात करें तो यहां पर अगर अपन देखें, क्या सल्फर के पास लोन पेयर है? नो। क्या CHO के पास लोन पेयर है? नो। क्या CS डबल बॉन्ड NH के पास में कार्बन पर लोन पेयर है? नो। ये मेरे जितने भी है ना, मतलब अगर मैं इन ग्रुप को बेंजीन रिंग से अगर कनेक्ट कर दूंगा, whenever these group will be connected by the benzene ring, in that situation they will show the electron withdrawing tendency, they will show the minus M effect। ये मेरे सारे के सारे माइनस M effect को शो करेंगे। मतलब concept is very much easy. If you want to identify who will show the plus M, who will show the minus M, then concept is very much easy. What the point I just wanted to explain you कि आज अगर जिस एटम के पास में वैलेंसी फ्री है, अगर उसके पास लोन पेयर हो, और if that group is connected with the conjugated system, then that will show the plus M, or if that atom is not having the lone pair, in that condition if that is connected with the conjugated system, तो it will show the minus M effect। ये मेरे plus M और minus M effect का कैटेगराइजेशन हो गया। आज आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, ये मेरा CHO है। अगर ये मेरा CHO है तो सी द नेचर ऑफ CHO, मेरे CHO को मैंने CS डबल बॉन्ड CS2 से कनेक्ट कर दिया। आज अगर मैंने इसको CS डबल बॉन्ड CS2 से कनेक्ट करा तो CHO का काम पता है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। तो विच नेचर इज शोइंग बाय द CHO। आज अगर अपन देखेंगे तो मेरा CHO माइनस M इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय CHO, इट विल शो द माइनस M इफेक्ट, इट विल शो द माइनस R। तो मैंने आप लोगों को बोला ये CHO जो है ये विड्रॉइंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये CS2 से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। सिंस इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द CS डबल बॉन्ड CS2, सो व्हाट इट इज शोइंग द माइनस M इफेक्ट।